नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है लाइट, उस पर बेस्ड हम आपको डेली 20 प्रश्न जो है वो करा रहे हैं। तो आज भी देखेंगे हम टोटल 20 प्रश्न। ये पार्ट होगा हमारा पार्ट नंबर जो है वो 30। इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 29, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। और ये वीडियो हम देखते हैं डेली दोपहर 3 बजे, तो लाइव आकर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। और ये आपका जो 30वां पार्ट है, इसको मिलाकर आपके कुल 600 प्रश्न अभी तक हो जाएंगे। 30 गुणे 20 आप करेंगे तो 600 आपका प्रश्न की संख्या अभी तक हो जाएगी इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर की। प्रश्न मैंने पूछा था कि रमन इफेक्ट के प्रयोग से यह विकसित किया गया है: अंतरिक्ष यान, धूप के चश्मे, अणु बम या गुप्तचर जांच यंत्र। बताना था आपको कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो चलिए बात करते हैं अब उत्तर की। तो आपका बी वाला ऑप्शन, धूप के चश्मे, बिल्कुल सही हो जाएगा। रमन इफेक्ट भी मैंने आपसे कहा था कि अगले वाले पार्ट में हम बात करेंगे, यानी कि इस वाले पार्ट में हम बताते हैं रमन इफेक्ट क्या होता है। तो आप कह सकते हैं कि रमन इफेक्ट या रमन जो प्रकीर्णन होता है, वो जो फोटोन कण होते हैं उसके लचीले वाले वितरण के बारे में जो है संबंधित होता है। और इसकी जो खोज है वो आपसे पूछी जा सकती है। तो इन्हीं के नाम पर, रमन के ही नाम पर नाम है वैज्ञानिक का, श्री सी वी रमन। इन्होंने ही जो है वो खोज की थी। तो यहाँ पर भी रमन नाम देख रहे हैं, रमन इफेक्ट में भी, तो इन्हीं के नाम पर जो है वो हो जाएगा। और रमन प्रभाव के अनुसार यदि बात करें तो आप कह सकते हैं कि जब कोई एक वर्णी प्रकाश द्रवों और ठोसों से होकर गुजरता है तो उसमें जो आपतित प्रकाश के साथ साथ अत्यल्प तीव्रता का कुछ अन्य वर्णों का प्रकाश भी देखने को मिलता है। तो इसी को देखते हुए रमन प्रभाव जो है सीवी रमन के द्वारा परिभाषित किया गया था। आपका ऑप्शन बी, धूप के चश्मे, यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि आप कह सकते हैं रमन इफेक्ट के प्रयोग से ही विकसित किया गया था। तो जिसने ऑप्शन बी दिया था उसका बिल्कुल सही है। शुरू करते हैं चलिए अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो पहला वही प्रश्न रमन प्रभाव पर पूछा यहाँ पर अलग तरीके से क्या है कि रमन प्रभाव का जो प्रकाश की उन किरणों से, रमन प्रकाश का प्रभाव की उन किरणों से संबंध है जो कि आर पार जाती हैं, केवल प्रिज्मों के, केवल द्रवों के, केवल हीरो के या सभी पारदर्शी माध्यम के। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से बात करते हैं उत्तर की। तो आपका पहला वाला केवल प्रिज्मों से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। रमन प्रभाव मैंने पहले ही बता दिया। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है। आप देखते हैं टॉर्च हो या लेजर लाइट हो तो आपको सीधे रंग या सीधी जो आपका डायरेक्शन है उसमें चलता हुआ कह सकते हैं प्रतीत होता है। आगे पूछ रहा है इसका रीजन क्या होता है। पहला कह रहा है कि प्रकाश का वेग बहुत अधिक है। दूसरा कह रहा है कि यह छोटे कणों से बना होता है। तीसरा कह रहा है जो प्रकाश है उसका तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है। और चौथा कह रहा है प्रकाश अपने चारों ओर से परावर्तित होता है। तो बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। किसका रीजन प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है, उसके रीजन के तौर पर यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो बहुत छोटा होता है, इसीलिए हमें प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत जो है वो होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि मानव आंखों की पुतली जिस एल्कलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती हैं वह जो है इनमें से क्या है। इक्वेनिल है, एफेड्रिन है या एट्रापिन है या एड्रिनिन है। तो चार ऑप्शन दे रखा है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। मानव आंखों की जो पुतली है जिस एल्कलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह इनमें से कौन सा जो है वो होगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से आपका ऑप्शन सी एट्रापिन बिल्कुल सही होगा। तो इसी से आप कह सकते हैं फैलाई जाती है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। इस पर बेस्ड मैंने आपको प्रश्न कराया था, परंतु वहां पर प्रकाश नहीं, वहां पर ध्वनि कराया था। यहाँ पर प्रकाश पूछा गया है। प्रकाश का वेग आपको बताना है अधिकतम होता है पानी में, हीरे में, निर्वात में या हाइड्रोजन में।
तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से प्रकाश का वेग अधिकतम जो है वो किसमें होता है। तो चलिए बात करते हैं अब उत्तर की। तो आपका ऑप्शन सी निर्वात बिल्कुल सही हो जाएगा। एक चीज का सदैव ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्रकाश पूछा गया है और ध्वनि नहीं पूछा गया है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ध्वनि मैंने आपको पहले ही से पहले के पार्ट में बता दिया, पार्ट आपने नहीं देखा है कंप्लीट प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि अति हानिकारक अल्ट्रावायलेट यूवी किरणें कौन सी हैं। यूवीसी हैं, यूवीए हैं, या यूवीबी हैं, या यूवीडी हैं। तो चार ऑप्शन दे रखा है, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। यूपी टेट में इस प्रकार का प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, जो पर्यावरण सेक्शन आता है वहां पर, उसमें। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको अति हानिकारक अल्ट्रावायलेट यूवी किरणें इनमें से कौन सी जो है वो होंगी। इसमें वैसे अधिकतर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं UVA भी लिखा रहता है, पर यहाँ पर जो उत्तर आंसर दिया था वो आपका UVB दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो आंसर दिया था उसके अकॉर्डिंग UVB जो है वो सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथन दे रखे हैं। सबसे पहला कथन दे रखा है कि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है। दूसरा कह रहा है कि समुद्र के पानी का जो घनत्व है वो नदी के पानी के घनत्व से अधिक है। तीसरा कह रहा है कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से लोहे में जंग लगता है। अब आपको छांटना क्या है कि निम्न कूट के आधार पर देना है उत्तर कि एक और दो सही हैं, एक दो और तीन तीनों सही हैं, एक और तीन सही हैं, या दो और तीन सही हैं। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C या ऑप्शन D। तो तीनों कथनों को पहले ध्यान से पढ़िए, समझिए, उसके बाद यहाँ पर चाटिए कौन सा जो है वो सही है। तो देखिए सबसे पहला जो कथन है वो तो आपका बिल्कुल सही है कि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है, क्योंकि ये मैंने आपको प्रश्न कराया था इस पर बेस्ड, जहाँ पर ऑप्शन थे अलग अलग कि इनमें से सबसे तेज गति कौन सी होती है, तो प्रकाश की होती है। तो पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है कि समुद्र के पानी का जो घनत्व होता है वो नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। बिल्कुल होता है, क्यों? क्योंकि वो खारापन उसमें ज्यादा होता है। तो दूसरा भी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से लोहे में जंग लगती है। तो ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से लगती है। तो तीसरा कट जाएगा। तो पहला दूसरा सही है। ऑप्शन देखेंगे चारों में तो ए वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक और दो सही है, यही आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 7 की तरफ। प्रश्न क्या कह रहा है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के तुरंत पहले सूर्य अंडाकार प्रतीत होता है। रंग के सेंस में यहाँ पर नहीं पूछा गया। देखिए जो मैंने आपको इससे पहले के प्रश्न कराए उसमें यह पूछा गया था कि लाल रंग का क्यों होता है सूर्य जब आप देखते हैं अस्त होता है या निकलता है, इस टाइप से। पर यहाँ पर प्रश्न उसके आकार को लेकर पूछा गया है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला कह रहा है प्रकाश के प्रकीर्णन के प्रभावों के कारण ऐसा होता है। दूसरा कह रहा है कि क्योंकि सूर्य उस समय अपना आकार बदलता है इसलिए ऐसा होता है। तीसरा कह रहा है कि अपवर्तन के प्रभावों के कारण होता है। और चौथा कह रहा है कि विवर्तन के प्रभावों के कारण होता है। देखिए अपवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन सब मैंने इससे पहले के पार्ट में बता दिए हैं। और ये चैप्टर जो आप देख रहे हैं लाइट, इसमें सब लगभग सारी चीजें जो है वो समाप्त हो गई हैं। जल्दी आपका नया जो चैप्टर है वो जो है वो स्टार्ट होगा। शायद एक पार्ट और इसके बाद आएगा, उसके बाद नया चैप्टर होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। चलिए अब बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन ABCD में से। तो आपका यहाँ पर सी वाला जो लिखा हुआ है अपवर्तन के प्रभाव के कारण, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्योदय या सूर्यास्त के तुरंत पहले सूर्य जो अंडाकार प्रतीत होता है, तो अपवर्तन के प्रभावों के कारण आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो आठवां, 21 गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला कह रहा है अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, परावर्तन के कारण होता है, विवर्तन के कारण होता है, या ध्रुवण के कारण होता है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन A अपवर्तन, ऑप्शन B परावर्तन, ऑप्शन C विवर्तन और ऑप्शन D ध्रुवण। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो पहला आपका ऑप्शन अपवर्तन बिल्कुल सही हो जाएगा कि पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई जो छड़ है वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इस चीज को आप खुद से ट्राई करके देखिए तो आपको दिखाई भी देगी इस प्रकार की। यदि आपके पास ट्रांसपेरेंट ग्लास है या जो कांच की ग्लास आती है उसमें भी आप करके देख सकते हैं, तो आपको ये दिखाई देगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नवा प्रश्न क्या कह रहा है कि फोटो वोल्टीय सेल संबंधित है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको
आपकी ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा से, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा से, ऑप्शन सी पवन ऊर्जा से, ऑप्शन डी भूतापीय ऊर्जा से। तो बताना है फोटोवोल्टीय सेल किससे संबंधित होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो सौर ऊर्जा से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा फोटोवोल्टीय सेल। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण स्वच्छ रखने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा स्रोत सबसे अच्छा होता है। अच्छा प्रश्न है। पहला कह रहा है नाभिकीय विखंडन, दूसरा कह रहा है सौर सेल, तीसरा कह रहा है पेट्रोलियम उत्पाद और चौथा कह रहा है वन उत्पाद। बताना है आपको पर्यावरण स्वच्छ रखने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत सबसे अच्छा जो है वो होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, सौर सेल आपका सही हो जाएगा। और सौर ऊर्जा भी आप देखते हैं तो पर्यावरण की दृष्टि से एक अच्छा साधन जो है आपका होता है, क्योंकि सूरज की रोशनी आप जो है वो यूज़ कर रहे हैं सौर ऊर्जा में और उससे आप विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अन्य जो ऊर्जा के स्रोत हैं उससे आपका इसमें ज़्यादा फायदा है, क्योंकि और ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जो आगे चल के समाप्त हो जाएंगे, तो उसके लिहाज से भी आप कह सकते हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं कि जब एक अध्रुवित प्रकाश एक कैल्साइट क्रिस्टल पर आपतित होता है तो वह दो अपवर्तित किरणों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। पहला कह रहा है विक्षेपण कहते हैं, दूसरा कह रहा है प्रकीर्णन कहते हैं, तीसरा कह रहा है द्वि अपवर्तन कहते हैं और चौथा कह रहा है विवर्तन कहते हैं। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। जब एक अध्रुवित प्रकाश एक कैल्साइट क्रिस्टल पर आपतित होता है तो वह दो अपवर्तित किरणों में विभाजित हो जाता है। ये घटना जो है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए बी सी डी में से बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन सी द्वि अपवर्तन बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो बताना है आपको लाल प्रकाश, पराबैंगनी, अवरक्त या अंतरिक्ष किरणें। अब देखिए कुछ तो ऑप्शन आप अपने अकॉर्डिंग काट सकते हैं, जैसे कि पराबैंगनी। पराबैंगनी आप जानते हैं अल्ट्रावायलेट नुकसानदेह होती हैं, और सूर्य के प्रकाश का वो भाग सौर कुकर को गर्म कर रहे हैं, तो क्या वो उसमें हेल्प करेंगी। तो पराबैंगनी तो नहीं है। अब अंतरिक्ष किरणें क्या यहाँ पर धरती पर आ जाएंगी, तो आप इस प्रकार से इस ऑप्शन को भी काट सकते हैं। अब दो ऑप्शन यहाँ पर बचे, लाल प्रकाश, अवरक्त प्रकाश। अब आपको दो में से छांटना है, तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन ए या सी में से। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अवरक्त जो किरणें होती हैं, सूर्य के प्रकाश का जो अवरक्त भाग है वो आपका कह सकते हैं सौर कुकर को गर्म जो है वो करता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 13। प्रश्न क्या कह रहा है कि सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि। पहला ऑप्शन है कि लाल रंग और रंगों की अपेक्षा अधिक प्रकीर्ण होता है। दूसरा कह रहा है कि सूर्य में केवल लाल रंग ही होता है। तीसरा कह रहा है कि लाल रंग और रंगों की अपेक्षा कम प्रकीर्ण होता है। और चौथा कह रहा है हमारी आंखें लाल रंग के लिए अधिक सुग्राही होती हैं। तो बताना है आपको सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त के समय जो है, बाद नहीं, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका रीजन जो है वो क्या होता है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से आपका यहाँ पर कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो लाल रंग है और रंगों की अपेक्षा कम प्रकीर्ण होता है, इसीलिए सूर्यास्त के समय आपको सूर्य जो है वो लाल दिखाई देता है। देखिए ऑप्शन यहाँ पर बदला है, परंतु इस प्रकार का प्रश्न मैंने आपको कराया था जिसमें आपके ऑप्शन अलग तरीके से जो है वो दे रखे थे। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 14। प्रश्न क्या कह रहा है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखता है, इसको निम्न आधार पर समझाया जा सकता है। रमन प्रभाव के आधार पर, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में सबसे पहला ही प्रश्न करा दिया था, तो आप एक ऑप्शन तो काट सकते हैं क्योंकि वहां पर ये जो है आधार नहीं था। रैले प्रकीर्णन हो सकता है, काम्पटन प्रभाव हो सकता है, प्रकाश प्रकीर्णन हो सकता है। तो एक ऑप्शन तो आपने काट दिया। अब आपको बीसीडी ऑप्शन में से सर्च करना है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो सूर्य लाल दिखता है उसको या इसको निम्न आधार पर समझाया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो मैंने आपको ये प्रश्न कराया है, प्रकाश प्रकीर्णन जो है बेस्ड पर आप इसे परिभाषित कर सकते हैं। तो डी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं 15। तीन चार कथन दे रखे हैं, उस पर बेश नीचे कूट दे रखे हैं, बताना है आपको। पहला कह रहा है कि तंतु प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा कह रहा है कि प्रकाश की तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपयोग अत्यधिक होता है। तीसरा कह रहा है प्रकाश की तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है। और चौथा कह रहा है भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह संबद्ध है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको 1, 2 और 4 सही है, 1, 2 और 3 सही है, 1, 3 और 4 सही है, या 2, 3 और 4 सही है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से कौन सा सही होगा? तो आपका सी वाला आपका सही है, 1, 3 और 4 सही है। दूसरा वाला आपका गलत है, जो गलत है वो मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ। प्रकाशिकी तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपयोग अत्यधिक होता है, ये आपका गलत है। बाकी मैंने सारे आपको पढ़ के बता दिए, बाकी सभी जो है वो बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 16। प्रश्न क्या कह रहा है कि कोई बड़ी उम्र का व्यक्ति आंखों से लगभग 25 सेंटीमीटर पर एक पुस्तक पढ़ने का प्रयास करता है और पाता है कि पक्षमापी पेशियों की घटती प्रभावकारिता और लेंस के लचीलेपन की हानि के कारण प्रतिबिंब अस्पष्ट प्रतीत होता है। तो आंख के इस दोष को क्या कहते हैं, वो यहाँ पर पूछा गया है। अबिंदुकता कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं, या जरा दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। मैंने आपको बताया सब कुछ है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। अब आपको 25 सेंटीमीटर यहाँ पर जो दूरी दे रखी है उसके आधार पर जो है वो छांटना है। तो चलिए बात करते हैं आपका उत्तर की, ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन डी जरा दूर दृष्टि आपका बिल्कुल सही होगा। लेकिन निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर का नहीं दिखता है, परंतु जो 25 सेंटीमीटर प्रश्न में जो रेंज दे रखी है वो 25 सेंटीमीटर की दे रखी है। एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा कि दूर दृष्टि दोष जो है इसमें आपको निकट का नहीं दिखाई देता है, और निकट की बात यदि करें तो 25 सेंटीमीटर से नजदीक का 25 सेंटीमीटर तक रेंज आप दूर दृष्टि में ही रखेंगे, परंतु जहां उससे दूर की बात आती है तब आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तब आप निकट दृष्टि दोष पर जाएंगे। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर पर लिखा है, इसलिए आपका जरा दूर दृष्टि बिल्कुल सही हो जाएगा। और दीर्घ दृष्टि और जरा दूर दृष्टि, इन दोनों में तो अंतर आपको दीर्घ से ही समझ में आ रहा हो, दीर्घ मतलब ही होता है लेंदी, तो आप उससे यहाँ पर अंतर निकाल सकते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 17। प्रश्न कथन 1 दे रखा है कि सर्च लाइट में प्रयुक्त होने वाला दर्पण परवलयिक होता है। कथन 2 कह रहा है कि परवलयिक दर्पण के फोकस पर, यहाँ पर स्रोत लिखा हुआ है, ये दागोत यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये स्रोत लिखा है, इस फोकस पर स्रोत से आने वाली सभी किरणें तीव्र समांतर किरण पुंज के रूप में परावर्तित होती हैं। और चार ऑप्शन वही दे रखे हैं कोट की, दोनों ही कथन अलग अलग सत्य हैं, किंतु कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी कह रहा है कि दोनों ही कथन अलग अलग सत्य हैं और कथन 2 कथन 1 जो है उसका सही स्पष्टीकरण है। सी कह रहा है कि कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 असत्य है। और लास्ट वाला कह रहा है कि कथन 1 असत्य है किंतु कथन 2 सत्य है। बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा कि दोनों ही कथन आपके अलग अलग सत्य हैं, और कथन जो 2 है वो कथन 1 जो है उसका सही स्पष्टीकरण है। यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों कथन मैंने ऊपर पढ़ के ऑलरेडी आपको बता दिए। 18 प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये प्रश्न तो मैंने कराया है आपको, जल्दी से सोचिए इसका आंसर क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा आपका ये प्रश्न, इंपॉर्टेंट भी है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, परितारिका आइरिस, कार्निया में, पुतली में, या दृष्टिपटल रेटिना में। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कि मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है इनमें से कहाँ जो है वो बनता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन डी दृष्टिपटल रेटिना बिल्कुल सही हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था, बस ऑप्शन वहां पर चेंज थे, पर ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला और वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जरूर लीजिएगा, ताकि डेली इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न आपको प्रैक्टिस करने के लिए दोपहर 3 बजे मिलते रहें, और शाम की 8 बजे भी
लाइव टाइमिंग है, उसमें भी आकर आप अलग सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। 19 प्रश्न देखते हैं। अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच, रेडियो तरंग और सूक्ष्म तरंग क्षेत्रों के बीच, दृश्य तथा पराबैंगनी क्षेत्रों के बीच, या पराबैंगनी तथा एक्स किरण जो क्षेत्र हैं उनके बीच। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से जो अवरक्त स्पेक्ट्रम है वो किसके किसके बीच जो है वो स्थित है। तो ऑप्शन A, B, C या D में से बात करते हैं उत्तर की। तो पहला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच जो है वो स्थित है। चलिए देखते हैं अब अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न क्या है, लेंस की शक्ति किसमें मापी जाती है, वो यहाँ पर पूछा गया। ऑप्शन ए लिखा है इयान में, ऑप्शन बी लिखा है डायोप्टर में, ऑप्शन सी लिखा है ल्यूमेन में और ऑप्शन डी लिखा है कैंडेला में। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा, अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। आंसर हम देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में दोपहर 3 बजे लाइव में। तो इसके आंसर देखने के लिए आ जाइएगा कल, और सभी लोग ट्राई अवश्य कीजिए। और इस टाइप का प्रश्न मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में कराया था, बताया था, तो किसी का गलत नहीं होगा आई होप। तो चलिए इसी के साथ पार्ट हमारा समाप्त होता है। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।